9 लोग, एक टेंट और एक ऐसी रात जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सका है। The mystery around their deaths remains unsolved, but now Russian investigators have decided to reopen the case. Torn, silent tent perched on the edge of the Ural Mountains. The snow, and in the days that followed, searchers uncovered a chain of baffling discoveries. Dyatlov Pass incident. And in the end, 1959 सोवियत यूनियन का नॉर्थर्न यूरल माउंटेन्स एक ग्रुप विंटर एडवेंचर पर निकलता है। यह कोई बिगिनर्स नहीं थे, यह ट्रेंड हाइकर्स थे। इन्होंने पहले भी डेंजरस एक्सपीडिशन कंप्लीट की थी। इन्हें पता था कि एक्सट्रीम कोल्ड और माउंटेन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में अपनी जगह बना ली। जब सर्च टीम उन तक पहुंची तब उन्हें एक टेंट मिला। टेंट के अंदर कपड़े थे, शूज थे, खाना था और लगभग सारे सामान वहीं पड़े थे, लेकिन टेंट खाली था। और सबसे अजीब बात, टेंट को अंदर से काटा गया, जैसे अंदर मौजूद लोग किसी चीज़ से इतना डर गए हों कि नॉर्मल एग्जिट से बाहर निकलने का भी वक्त ना मिला हो। बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री के आसपास था। ऐसी ठंड जहां कुछ घंटे में ही जान जा सकती थी, फिर भी वो लोग बाहर निकले और फिर कभी जिंदा वापस नहीं आए। आखिर उस रात हुआ क्या था, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी में। आइए जानते हैं क्या हुआ था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां किलोमीटर तक इंसान का कोई नामो निशान ना हो, सिर्फ बर्फ, तेज हवा और एक अजीब सी खामोशी। नॉर्थर्न यूरल माउंटेन्स के इस हिस्से में सिर्फ एक पहाड़ी है जिसे लोकल लोग खोलत सैखल कहते हैं। इसका मतलब है माउंटेन ऑफ द डेड। ध्यान रहे, यह नाम किसी ट्रेजेडी के बाद नहीं रखा गया था, यह नाम पहले से ही था। यह एरिया बहुत ज़्यादा रफ और इनहॉस्पिटेबल माना जाता था और शायद इसी वजह से इन लोगों ने इस जगह को रिस्पेक्ट और डेंजर के साथ देखते हैं। लेकिन 1959 के बाद यह जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 23 जनवरी 1959 सोबर्ड-लोव्स्क रेलवे स्टेशन 9 लोग एक एडवेंचर के लिए निकलते हैं। इनमें स्टूडेंट भी थे, ग्रेजुएट भी थे और एक वर्ल्ड वॉर सेकंड के वेटेरियन भी थे। सबकी एज लगभग 20 से 38 साल के बीच थी। सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे और ये लोग पहले भी विंटर एडवेंचर कर चुके थे। ग्रुप का लीडर एक था, उसका नाम था इगोर डैटलोव। 23 साल का रेडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल था, ऑर्गेनाइज था और माउंटेन एडवेंचर में काफ़ी एक्सपीरियंस था। उसके दोस्तों को भरोसा था कि अगर कोई सबको सेफली घर वापस ला सकता है तो वो यही है। ग्रुप में एक और इंटरेस्टिंग मेंबर था, नाम था उसका सीमन जोलतारेव, 38 साल का, बाकी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा उम्र का था। एक वर्ल्ड वार वेटेरियन और ग्रुप में रिलेटिवली लेट ज्वाइन करने वाला मेंबर। उसका बैकग्राउंड और पर्सनालिटी बाद में कई डिस्कशन का हिस्सा बनी। ग्रुप के सबसे यंग मेंबर्स में थे एक थी, उसका नाम था ल्यूडमिला डुबिनिना। एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट, एडवेंचर को लेकर एक्साइटेड। फोटोज में पूरा ग्रुप खुश नजर आता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ दिनों बाद इनकी कहानी कुछ और होगी और इनका नाम इतिहास में छप जाएगा और ये फेमस हो जाएंगे मिस्ट्रीज के नाम से। दिन गुजरते गए, ग्रुप माउंटेन्स की तरफ बढ़ते गए। वेदर टफ था लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहे थे। फिर आई 1 फरवरी 1959 की शाम। ग्रुप खोलेत सैखल की स्लोप पर पहुंचते हैं। रास्ते में वेदर खराब हो चुका था, विजिबिलिटी कम हो गई थी और ग्रुप अपने प्लान्ड रूट से थोड़ा भटक गया था। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो नीचे जंगल की तरफ जाते और या फिर स्लोप पर ही कैंप लगा दे। इगोर डैटलोव जो कि हेड थे, उन्होंने कैंप लगाने का डिसीजन लिया। यह डिसीजन उस सिचुएशन में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल था। टेंट लगाया गया, खाना खाया गया और डायरीज में कुछ लिखा गया, फोटोज भी ली गई। ग्रुप मजे से था। उन्होंने अपने एडवेंचर न्यूज़पेपर में स्नोमैन को लेकर एक फनी जोक भी लिखा। कुछ नॉर्मल लग रहा था। टेंट के बाहर टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था, तेज हवा चल रही थी, लेकिन टेंट के अंदर 9 लोग अपनी एडवेंचर की एक और रात गुजार रहे थे। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
26 फरवरी 1959, लगभग 25 दिन बीत चुके थे। अब तक ग्रुप का कोई पता नहीं था, इसलिए सर्च टीम को माउंटेन्स में भेजा गया। जब सर्चर्स खोले साइकिल की स्लोप पर पहुंचे तो उनकी नज़र टेंट पर गई और टेंट वैसे का वैसे ही था। वही टेंट था जिसमें 1 फरवरी की रात 9 लोग सोए थे। टेंट आधा बर्फ में ढका हुआ था और आधा खड़ा था और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। सर्च टीम टेंट के अंदर गई। जो चीज़ें उन्हें दिखी वह सबको कंफ्यूज कर दी। शूज अंदर पड़े थे, हैवी जैकेट्स अंदर पड़ी थी, पर्सनल बिलोंगिंग अंदर पड़ी थी, खाना भी अंदर ही था, हर चीज़ अंदर थी, जैसे लोग बस कुछ मिनट के लिए बाहर गए हो और उस वक्त वापस आने वाले हों, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। इन्वेस्टिगेटर्स ने टेंट को ध्यान से देखा, तब एक शॉकिंग चीज़ पता चली कि टेंट अंदर से कटा हुआ था और एग्जामिनेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया कि यह कट्स अंदर की तरफ से किया गया था, मतलब टेंट के अंदर मौजूद लोगों ने खुद टेंट को काटा था। अब सवाल यह था, आखिर ऐसी इमरजेंसी आई कैसे कि हाइकर को टेंट काट के भागना पड़ा, वह भी बिना प्रॉपर विंटर क्लॉथिंग के। बाहर टेम्परेचर जानलेवा था, हर मिनट इंपॉर्टेंट थी। फिर सर्चर्स ने टेंट जाते फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया। फुटप्रिंट स्लोप से नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग नंगे पैर थे, कुछ सॉक्स पहने थे। यह देखकर इन्वेस्टिगेटर्स और ज़्यादा हैरान हो गए। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा केदार ट्री मिला और वहीं मिली पहली 2 बॉडीज। इसका नाम था यूरी डोरोसिंको और दूसरी यूरी क्रिवोनसिंको। दोनों ट्री के नीचे मिली। उनके पास एक छोटी सी फायर का निशान मिला। लगता था उन्होंने ठंड से बचने की कोशिश की थी, लेकिन आग काफ़ी नहीं थी। एक्सट्रीम कोल्ड ज़्यादा पावरफुल था। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने केदार ट्री को देखा। ट्री की कई ब्रांचेस टूटी हुई थी, कुछ ब्रांचेस काफ़ी ऊपर तक डैमेज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्री पर चढ़ रहा हो, शायद टेंट को देखने के लिए, शायद सिचुएशन समझने के लिए, या शायद किसी वजह से, या फिर शायद वो हेल्प मांगने के लिए। हम आज भी श्योर नहीं हैं, लेकिन एक बात तो साफ था, केदार ट्री के आसपास जो हुआ था वो डिस्परेशन को दिखाता था। यहाँ से मिस्ट्री और गहरी होने लगी, क्योंकि पहले 2 बॉडीज मिलने के बाद भी बाकी के लोग कहाँ थे, और सबसे इम्पोर्टेंट टेंट से भागने की वजह क्या थी। सर्च ऑपरेशन जारी रहा और कुछ ही समय बाद इन्वेस्टिगेटर्स को और बॉडीज मिलने वाली थी। बॉडीज जो इस केस के एक नॉर्मल सर्वाइवल ट्रेजेडी से उठाकर दुनिया की सबसे मिस्टीरियस केस में बदल देने वाली थी। केदार ट्री के पास पहली 2 बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन एडवेंचर में टोटल 9 लोग थे, मतलब अभी भी 7 लोग मिसिंग थे। सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया था और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को केदार ट्री और टेंट के बीच कुछ निशान मिले, बर्फ के बीच। उसी रास्ते पर जहां फुटप्रिंट जा रहे थे, सबसे पहले मिला इगो डैटलो, ग्रुप का लीडर। वही इंसान जिसने एडवेंचर को ऑर्गेनाइज किया था, उसकी बॉडी ऐसी पोजीशन पर मिली जैसे वो टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी दूर आगे मिली जिनैदा कोलम्बुग्रो की बॉडी और फिर रुस्तम। 3 बॉडीज़ की लोकेशन एक बार सर्च कर रही थी। शायद ये लोग केदार ट्री के आसपास टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड ने उन्हें मौका नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पर लग रहा था कि शायद यह एक ट्रेजिक सर्वाइवल एक्सीडेंट था, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम थी। अभी भी 4 लोग गायब थे और उनका कोई पता नहीं था। दिन गुजरते गए, हफ्ता गुजरता गया और महीने गुजर गए। माउंटेन्स पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, सर्च मुश्किल होती जा रही थी। मई 1959 में जब कुछ बर्फ पिघलने शुरू हुई, सबको एक नया क्लू मिला। केदार ट्री से थोड़ी दूर और एक खाई एरिया मिला। यहीं से पूरा केस बदल गया। बर्फ के नीचे लगभग कई मीटर्स गहराई खाई थी। बाकी 4 बॉडीज मिली, उनमें से लेडो मिला डुबिना और सीमेन जोलात्रोयो और निकोला थ्यूबिक्स ब्रिजोनीला और एलेक्जेंडर कोलिवेतो। अब तक जो केस कंफ्यूजिंग था, अब वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया, क्योंकि इस 4 लोगों की कंडीशन बाकी लोगों से अलग थी। निकोलो की स्कल में सीरियस फ्रैक्चर था। लेडमिला और सीमोन की चेस्ट इंजरी बहुत सर्व थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजरी में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगी थी। इन्वेस्टिगेटर्स को यह बात समझना मुश्किल लग रहा था कि इतनी पावरफुल इंजरीज आई कहाँ से, और फिर आई वो डिटेल जिन्होंने सालों तक लोगों की इमेजिनेशन को और हवा दिया। लुडमिला डुबिना की बॉडी पर सर्व पोस्टमार्टम डैमेज था।
उसकी टंग मिसिंग थी, सॉफ्ट टिश्यू भी मिसिंग थे। सीमन और लेडमिला दोनों की आइज़ भी नहीं मिली। पहली नज़र में यह सब बहुत शॉकिंग लगा था, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट का मानना था कि इनमें से कोई चेन नेचुरल डिकम्पशन, फ्लोइंग वाटर और इन्वायरमेंट का इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। यानी हर अनयूजुअल डिटेल का जरूरी नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल या मिस्ट्रीज फैक्ट हो। लेकिन उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह सब सवाल और कन्फ्यूजन बढ़ रहा था। एक तरफ हाइपोथर्मिया से मरने वाले हाइकर्स और दूसरी तरफ सीरियस इंटरनल इंजरीज और बीच में एक टेंट जो अंदर से काटा गया था। अब सवाल यह नहीं था कि लोग कैसे मरे, अब सवाल यह भी था कि उन्होंने टेंट छोड़ा ही क्यों। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगली कई सालों तक थ्योरी सामने आती रही, कुछ लॉजिकल, कुछ कंट्रोवर्शियल और कुछ इतनी अजीब गरीब जो इंटरनेट पर डिस्कस की जाती हैं। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स के आसपास फैक्ट्स थे, 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स, एक टेंट जो अंदर से कटा गया था और लोग जो जानलेवा ठंड में बिना प्रॉपर क्लॉथिंग के बाहर निकले, 5 लोग जिनकी मौत हाइपरथर्मिया से हुई यानी ठंड से हुई, और 4 लोग जिनमें सीरियस इंजरी दिखी गई। लेकिन इन सबको जोड़कर एक क्लियर आंसर भी नहीं मिल रहा और इसी वजह से डेटलो पास इंसिडेंट दुनिया का सबसे फेमस मिस्टीरियस में से एक बन गया। सालों तक अलग अलग थ्योरी सामने आती रही, कुछ लोगों ने मिलिट्री टेस्टिंग का आइडिया और कुछ ने सीक्रेट वेपन की बात की, लेकिन प्रॉब्लम यह था किसी भी थ्योरी के पास सवालों का जवाब नहीं था। और कई सालों बाद साइंटिस्ट ने इस केस को दोबारा स्टडी करना शुरू किया। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली एक्सप्लेनेशन यह थी एवलांचे थ्योरी। यह कहती थी कि टेंट के ऊपर की स्नो लेयर अनस्टेबल हो गई थी। रात की किसी वक्त स्नो का एक हिस्सा स्लाइड हुआ, ग्रुप को लगा कि सिचुएशन डेंजरस है और इसी वजह से उन्होंने इमरजेंसी टेंट छोड़ दिया। जल्दी में बिना पूरी तैयारी के फिर अंधेरे, ठंड और कंफ्यूजन में ग्रुप अलग अलग हो गया। कुछ लोग केदार ट्री तक पहुंचे और कुछ टेंट की तरफ लौटने की कोशिश करते रहे और कुछ खाई वाले एरिया पर पहुंच गए। और 2020 में रशियन अथॉरिटी की री इन्वेस्टिगेशन ने भी एवलांचे बेस्ड एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट किया। बहुत से रिसर्चर मानते हैं कि यह थ्योरी केस के काफी हिस्सों को एक्सप्लेन करती है। आई होप दोस्तों आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो यह डॉक्यूमेंट्री तो कमेंट करके बताइए। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।